ओम कल्याण मार्ग का पथिक 11वां भाग। बनारस स्कूल में दूसरा वर्ष और आवारगी की दूसरी चढ़ाई। अंग्रेजी की संशोधित परीक्षा में मैं शामिल ही नहीं हुआ। उस विषय में 0 मिलना ही था, इसलिए उन्नति न मिली और मुझे दूसरी श्रेणी में ही रहना पड़ा। मेरे बड़े भाई कहीं अब 4थी जमात से निकले थे। उन्हें भी पिताजी ने बनारस ही भेज दिया। मुझसे 2 बरस बड़े होते हुए वह मुझसे निचले दर्जे में कैसे प्रविष्ट होते। 5-6 दिन तो उन्होंने शहर में व्यतीत किए। एक दिन आकर उन्होंने बतलाया कि वह लंदन मिशन स्कूल में दाखिल हो गए हैं। वह स्कूल प्रातःकाल लगता था। जब मेरे स्कूल जाने का समय होता, उस समय भाई साहब लौट आते। 10-12 दिन तो नियम पूर्वक स्कूल गया। फिर पुराने लगभग सब सहपाठियों के ऊंचे दर्जे में चले जाने के कारण उदासी छा गई। जिन पुस्तकों को पढ़ चुका था, उनकी घर में तैयारी की आवश्यकता न थी। नए नीचे दर्जे से आए लड़कों के साथ बैठने में भी कुछ लज्जा प्रतीत होने लगी। तब मैंने कबाड़ियों के दुकानों पर चक्कर काटने शुरू किए। वहां पुराने अंग्रेजी उपन्यासों की भरमार थी। उपन्यास पढ़कर और भी मन डावाडोल हुआ। भाई साहब ने मुझे गपशप में फंसाना शुरू किया। एक दिन स्कूल जाने में देर हो गई। जुर्माना लिखा गया। दूसरे और तीसरे दिन सर्वथा अनुपस्थित रहा। चौथे दिन गया तो सारा पिछला जुर्माना दाखिल करने का हुक्म मिला। मैंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया और मेरा नाम कट गया। परंतु न तो इस घटना की पिताजी को सूचना दी और न फिर स्कूल में दाखिल होने का यत्न किया। मई मास में पिताजी को मालूम हुआ कि भाई साहब किसी स्कूल में दाखिल नहीं हुए, केवल सैर सपाटे में ही समय और धन का व्यर्थ व्यय कर रहे हैं। उनकी भविष्य की पढ़ाई से निराश होकर पिताजी ने उन्हें आज्ञा भेजी कि अपनी धर्मपत्नी को विदा करा लावे। भला जिनका दुरागमन क्या तिरागमन को भी 3 वर्ष से अधिक हो चुके हो, उनसे स्कूली पढ़ाई में लगने की आशा कैसे सार्थक हो सकती है। मैंने बहुत से उपन्यास, जीवन चरित्र और यात्रा के इतिहास खरीदे और छुट्टी के दिन समीप आने पर पिताजी के पास चला गया। वहां मैं तो अपने आप को उपन्यासों का नायक कल्पना करके हवाई किले बनाते रहा, परंतु पिताजी ने यह समझा कि बरखुरदार परीक्षा की तैयारी में दृढ़ सांसें लगा हुआ है। अपनी असाधारण आंखों की ज्योति पर अभिमान करके मैंने पूर्णिमा के 2-3 दिन पहले और 2-3 पीछे चंद्रमा के शीतल प्रकाश में अंधी टाइप के उपन्यास पढ़ने का लग्गा लगाया। गर्मियों के दिनों में रात को दिए के प्रकाश पर पतंग बलि चढ़ते हैं और गर्मी भी सताती है। दोनों से बचने का यह इलाज था। यह अभ्यास 10 वर्ष तक जारी रहा, जिससे दर्शन शक्ति को हानि पहुंची। स्कूल खुलने के दिनों मैं फिर बनारस पहुंचा। लौटते ही विचार किया कि किसी दूसरे स्कूल में प्रविष्ट होकर द्वितीय कक्षा की परीक्षा दे दूं। इसी उधेड़-बुन में अक्टूबर व्यतीत हुआ और दशहरा दिवाली भी मनाई गई। इतने में पिताजी कमिश्नर को मिलने आए और मेरे पास उतरे। दूसरे दिन 1 बजे कमिश्नर की कोठी पर मिलने जाने वाले थे। भोजन के पश्चात पिताजी ने पूछा कि स्कूल कब जाओगे। आज तक झूठे अमल करते हुए भी पिताजी से असत्य भाषण नहीं किया था। उस समय भी सारी सच्ची कहानी सुनाने का विचार हुआ, परंतु लज्जा ने रोक दिया और मैंने कह दिया कि स्कूल में छुट्टी है।
पिताजी 1 बजे चले गए। लौटते हुए उनको मेरी कक्षा के लड़के मिले, जिन्होंने मेरे नाम कट जाने का समाचार उन्हें सुना दिया। पिताजी को कितना शोक हुआ होगा, उसका समझना मेरे लिए मुश्किल न रहा। जब उन्होंने ठंडी सांस भर के कहा, बेटा, मैं तुम पर इतना विश्वास करूं और तुम ऐसा अविश्वास करो। यदि दिल नहीं लगता था तो मुझे क्यों न लिख दिया? यदि मुझे कोई दंड मिलता तो शायद मेरा दिल पत्थर हो जाता। परंतु पिताजी का प्रेम एक तरफ और मेरी अयोग्यता और विश्वासघात दूसरी ओर, दोनों की तुलना ने मुझे 8-8 आंसू रुलाया। पिताजी ने मुझे दिलासा देकर अलग तो कर दिया, परंतु मुझे शांति कहाँ थी। मुझे संसार अंधकारमय दिखने लगे। आंसू तो बंद हो गए, परंतु आंखें पथरा गई। न भूख थी और न प्यास। पिताजी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया और मुझे बिल्कुल न छेड़ा। मेरे मन में विचित्र उतराव चढ़ाव हो रहे थे। क्या मुझ पापी के लिए अब परमेश्वर की ठंडी पवन चलेगी? क्या जल मुझे शीतलता प्रदान करेगा? क्या प्रकाश मुझे मार्ग दिखाएगा? इसी उधेड़ बुन में था कि परमात्मा की अपार दया रूपी नियम ने मुझे सुला दिया। प्रातःकाल जब नींद खुली तो चिड़ियों को उसी तरह चहचहाते सुना। गंगा में गोता लगाने पर मन शांत हुआ और तब झारी डलिया लेकर देव पूजा के लिए चला तो शीतल वायु के झकोलों ने हृदय फिर प्रफुल्लित कर दिया। विश्वनाथ की परिक्रमा से लौट पिताजी को प्रणाम किया। वह मुझे मथुरा मास्टर के पास ले गए। उन्होंने नाम मात्र परीक्षा लेकर फिर मुझे दूसरे दर्जे में दाखिल कर लिया। परीक्षा में केवल 1 महीना बाकी था। मैंने गणित, भूगोल, इतिहास भुला दिया था। मेरे कृपालु मौलवी साहब ने गले पड़कर फारसी की तैयारी तो करा दी, परंतु चित्त जो चंचल हो चुका था, उसने शेष विषयों की तैयारी न करने दी। केवल अंग्रेजी और फारसी की तैयारी से कुछ हो भी न सकता था। ऐसी अवस्था में अनुत्तीर्ण होना निश्चित ही था। इसलिए परीक्षा में बैठा ही नहीं और बनारस कॉलेजिएट स्कूल से नाम कटवाकर अलग हो गया। रेवड़ी तालाब के स्कूल में 1 वर्ष का स्वतंत्र जीवन। संवत 1932। अब भर्ती होने के लिए नए स्कूल की तलाश हुई। मेरी ही कोटि के 3 और विद्यार्थी व यो कहो कि सुखार्थी भी इसी ढूंढ में लगे हुए थे। लंदन मिशन ईसाई स्कूल तो न जाने क्यों हमारी नजरों में जंचा ही नहीं। जय नारायण कॉलेज पहुंचकर हमारी मनोकामना सिद्ध होती प्रतीत हुई। इन चारों बिगड़े दिलों का मैं ही नेता था और मुझ उपन्यासों के कल्पित नायक को आकर्षण करने के लिए वहां सब सामान मौजूद थे। इस कॉलेज की बेतरतीब खुली इमारत, इसके पास ही जंगल का रास्ता और सड़क की दूसरी ओर पुरानी इमारतें मुझे स्वभावतः अपनी ओर खींच रही थी। सबसे बढ़कर यह कि कॉलेजी कहलाते हुए भी हम सबसे उच्च श्रेणी के विद्यार्थी समझे जा सकते थे। इस संस्था का नाम तो कॉलेज था, परंतु कॉलेज की सब श्रेणियां टूट चुकी थी और सबसे ऊंची कक्षा एंट्रेंस की थी। पादरी हबर्ड इसके प्रिंसिपल थे, जो केवल एंट्रेंस को ही इंग्लिश साहित्य पढ़ाया करते थे। यह संस्था तो ईसाइयों के अधिकार में थी, परंतु कॉलेज की कोठी आहते सहित बंगाली राजा जय नारायण घोषाल ने दान में दी थी, इसलिए कॉलेज के साथ उनका नाम लगा चला आता था। स्कूल के चालक तो लकीर पीटते हुए इसे कॉलेज कहते चले जा रहे थे, परंतु सर्वसाधारण ने इसका गुण कर्मानुसार नामकरण संस्कार कर छोड़ा था। इमारत के समीप जंगल की ओर एक तालाब था, जिसका नाम था रेवड़ी तालाब। जनसाधारण ने इसलिए इसका नाम रखा था रेवड़ी तालाब का स्कूल, और कोई कोई संक्षेप से रेवड़ी स्कूल कहते थे।
न तो स्कूल में ही रेवड़ी बटती थी और न तालाब से ही निकलती थी, परंतु नाम यही था। अच्छा, तो हम पौष संवत 1932 के आरंभ में ही रेवड़ी स्कूल में प्रविष्ट हो गए। एंट्रेंस की कक्षा में लगभग 30 विद्यार्थी थे। प्रिंसिपल हबर्ड ने 2-3 दिन पीछे हम सब की अंग्रेजी भाषा में परीक्षा ली। हम चारों बिगड़े दिलों की अंग्रेजी में योग्यता सबसे बढ़कर निकली। यदि गणित आदि में भी परीक्षा होती तो शायद हम में एक भी इस कक्षा में न रहता, परंतु प्रिंसिपल हबर्ड का संबंध अंग्रेजी के साथ ही था। हमारे लगे के 5 विद्यार्थी ही और निकले, इसलिए एंट्रेंस की कक्षा के 2 विभाग किए गए। क विभाग में हबर्ड साहब के चुने हुए 9 और शेष सब ख विभाग में। अब हम चारों को 1 वर्ष के लिए रेवड़ी स्कूल की मशीन के पुर्जे समझ लीजिए। इससे बढ़कर विश्राम घाट मुझ आवारा गर्द को इन दिनों कहाँ मिल सकता था। प्रिंसिपल साहब हमें नित्य अंग्रेजी पढ़ाते थे, जिसमें कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता था। 1 मास पीछे इनके स्थानापन्न होकर पादरी ल्यूपोल्ट आए, अर्थात बूढ़े शांत पादरी हबर्ड का स्थान जवान कट्टर पादरी ल्यूपोल्ट ने लिया। वह अधिकतर अपने संप्रदाय के प्रचार में लगे रहते और हमारी कक्षा को सप्ताह में केवल 2-4 बार पाठ पढ़ाते और शेष दिनों के लिए उस अंतर में स्वतंत्र छोड़ देते। मुझसे वह अधिक प्रसन्न थे, क्योंकि मैं उनके बतलाए प्रमाणों को अपने विस्तृत स्वाध्याय के कारण शीघ्र समझ लेता था। हमारे गणित के अध्यापक काली बाबू अपने विषय के योग्य ग्रेजुएट थे, परंतु इनकी आंखें लज्जा से नीचे रहती। अपने शिष्यों से कभी लज्जा के मारे कुछ न पूछते और इसलिए हमारी उन्नति व अवनति का उन्हें कुछ भी पता न लगता। क्लास में कौन उठ गया, कौन आया और कितने उपस्थित है, इसका काली बाबू को जान न होता। इतिहास और भूगोल की तैयारी प्रिंसिपल साहब ने हम पर छोड़ दी थी। कुछ परिश्रम की आवश्यकता तब होती यदि द्वितीय भाषा फारसी लेता। मैंने इसका भी झगड़ा मिटा दिया और उर्दू को द्वितीय भाषा स्थिर किया। उर्दू के उस्ताद एक शौकीन हकीम साहब थे, जिनकी वजादारी की एक दुनिया में धूम थी। इलाज न जाने कोई उनसे कराता था नहीं, वह उससे उनको क्या मासिक आय होती थी इसका किसी को ज्ञान न था। स्कूल से अलबत्ता उनको 40 रुपए मासिक मिलते थे। आप हसौड़ तो थे ही, कुछ शेर शायरी की टांग भी तोड़ा करते थे। हकीम साहब थे आदमी को समझने वाले, इसलिए मुझसे पढ़ने पढ़ाने की बात तो छेड़ते न थे। सारा घंटा मनोरंजक बातचीत में ही व्यतीत होता। यदि मैं किसी अंतर में कभी अनुपस्थित न हुआ हो तो वह हकीम साहब का घंटा था। इतना स्वतंत्र समय जो हमारे पास था, उसका व्यय हम कैसे करते थे। प्रथम तो सारी इमारत का 2-3-4 बार चक्कर काटकर किसी न किसी अध्यापक को तंग करते और अधिक समय मिलता तो पास के जंगल का पत्ता पत्ता छान मारते। जब हम जंगल की सैर को जाते तो मास्टरों को बड़ी प्रसन्नता होती, क्योंकि हम लोगों की अनुपस्थिति के समय उनके पढ़ाई के काम में विघ्न न पड़ता। ऐसी अवस्था में स्कूल से अनुपस्थित होने की जरूरत ही क्या थी। स्वतंत्रता सीमा को उल्लंघन कर चुकी थी। परंतु एक और घटना इस समय हुई जिसने स्वच्छंदता को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। क्रमशः